हाँ जी। जय जिनेंद्र। गाइस, हमारा जीएसटी का चैप्टर नंबर 15 चल रहा था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड रूल्स ख़त्म कर दिए थे। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टैक्स इनवॉइसेस, डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स। देखिए, जीएसटी के अंदर टैक्स इनवॉइसेस इशू करना ज़रूरी है हर रजिस्टर्ड पर्सन को जो कि टैक्सेबल सप्लाईज प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है जी। डेबिट नोट क्या होते हैं, क्रेडिट नोट क्या होते हैं, वो भी हम देखेंगे। तो टैक्स इनवॉइसेस मतलब सेक्शन 31 हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जिसने हमें बताया था कि कितने टाइम के अंदर अंदर टैक्स इनवॉइस इशू कर देना है। देखिए, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर रेसिपेंट के पास टैक्स इनवॉइस नहीं है तो जी आपको आईटीसी नहीं मिल सकता। देखिए, दोनों तरफ से मैच किया जाता है जीएसटी के अंदर। एक तो सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से, सप्लायर कह रहा है हाँ जी ये इतना मैंने सप्लाई किए, इतनी वैल्यू की, जिसमें मेरी टोटल कॉस्ट है लेट से 100 रुपये, जीएसटी है लेट से 18 रुपये। अब जी जो रेसिपेंट है, रेसिपेंट कहेगा देखिए जी मेरी जेब से कितना गया जीएसटी, 18 रुपये। रेसिपेंट ये बात कब प्रूव करेगा, जब उसके पास टैक्स इनवॉइस होगी। टैक्स इनवॉइस का मतलब ही क्या है, ऐसी इनवॉइस जिसके अंदर टैक्स की डिटेल्स प्रोवाइड की गई हो। तो रेसिपेंट ये बात कब कहेगा कि मेरी जेब से 18 रुपये जीएसटी गया है, जब इसके पास टैक्स इनवॉइस होगी। और टैक्स इनवॉइस के बेसिस पर ही रेसिपेंट इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करेगा ये 18 रुपये का। अगर इसके पास, रेसिपेंट के पास टैक्स इनवॉइस ही नहीं है तो गवर्नमेंट मैच कैसे करेगी। भाई, सप्लायर ने अपनी तरफ से तो अपलोड कर दिया, लेकिन रेसिपेंट के पास इनवॉइस ही नहीं है तो मैच नहीं हो पाएगा ना कि एक्चुअल में रेसिपेंट ने सप्लायर को इतना जीएसटी पे किया है, नहीं किया, और सप्लायर ने वो चीज़ आगे गवर्नमेंट को पे की है या नहीं की। जब ये चीज़ मैच हो पाएगी तभी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलने वाला है आपको। हम ये बात पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, राइट। तो आप कह सकते हैं कि जी हाँ, इन टैक्स इनवॉइसेस आर कंपल्सरी अंडर जीएसटी। तो ये सेक्शन 31 को डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं सेक्शन 31 कि जी कितने टाइम के अंदर अंदर हमें इनवॉइस इशू करनी है। आगे रूल्स में भी देख लेंगे एक बार। फॉर द टाइम बिंग पर्टिकुलर्स ऑफ टैक्स इनवॉइस। अब देखिए, कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट सीजीएसटी के अंदर स्पेसिफाइड नहीं है, यूटीजीएसटी में स्पेसिफाइड नहीं है, एसटीजीएसटी में, जीएसटी में स्पेसिफाइड नहीं है, राइट। तो कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट तो प्रिस्क्राइब नहीं है। हाँ, अगर हम रूल्स पढ़ते हैं प्लस सेक्शन 31 पढ़ते हैं तो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई गई है कि आपके टैक्स इनवॉइस में ये चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, जैसे नेम, एड्रेस एंड GSTIN ऑफ द सप्लायर, सीरीज़ नंबर। भाई, सीरीज़ नंबर से, सीरियल नंबर से हमें पता चल जाता है ना कि ये बिल नंबर 1, ये बिल नंबर 2, ये बिल नंबर 3, ये बिल नंबर 5। तो गवर्नमेंट कहेगी बीच की स्लिप कहाँ गई, बिल नंबर 4 कहाँ गया, इनवॉइस नंबर 4 कहाँ गया, राइट। तो क्लियर कट लिखा हुआ है कॉन्जिक्यूटिव सीरियल नंबर नॉट एक्सीडिंग 16 डिजिट्स, यूनिक फॉर अ फाइनेंशियल ईयर। फिर जी डेट ऑफ इशू, इफ़ द रेसिपेंट इज़ रजिस्टर्ड तो नेम, एड्रेस एंड GSTIN ऑफ द रेसिपेंट, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स या सर्विसेज अलोंग विद द HSN कोड, वैल्यू ऑफ द सप्लाई आफ्टर इफेक्टिंग द नेसेसरी डिस्काउंट्स, रेट ऑफ टैक्स मतलब कितना CGST बनता है, कितना SGST बनता है, कितना IGST बनता है, अमाउंट ऑफ टैक्स, वैल्यू ऑफ इनवॉइस, प्लेस ऑफ सप्लाई, एड्रेस ऑफ द डिलीवरी वेयर द सेम इज़ डिफरेंट फ्रॉम प्लेस ऑफ सप्लाई, कि एक्चुअल में डिलीवरी कहाँ हुआ है, राइट। फॉरवर्ड चार्जेस और रिवर्स चार्जेस मतलब किस बेसिस पर टैक्स पे किया जाएगा, सिग्नेचर ऑफ द सप्लायर और द ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। तो ये तो कुछ बेसिक सी चीज़ें लिस्ट आउट कर दी गई है यहाँ पर जो आपके टैक्स इनवॉइस में होनी चाहिए, राइट। उसके अलावा रूल्स ने बड़ा डीपली बताया है कि किस केस में कौन से टैक्स इनवॉइस में क्या क्या डिटेल्स होनी चाहिए। इनफैक्ट इस सारे टॉपिक में हमें पढ़ना ही है। हाँ जी, मोडस कहता है जी देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं सप्लाई ऑफ गुड्स की तो ट्रिप्लिकेट में इनवॉइस बनना चाहिए। इनवॉइस मस्ट बी इशूड इन ट्रिप्लिकेट। एक तो फॉर रेसिपेंट जो कि ओरिजिनल कॉपी है, राइट। दूसरा डुप्लीकेट कॉपी फॉर द ट्रांसपोर्टर, एंड तीसरा जो सप्लायर अपने पास रखेगा फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्ड्स।
लेकिन सर्विसेज के केस के अंदर तो बीच में ट्रांसपोर्टर होता ही नहीं। तो यहाँ पर कहा गया जी इनवॉइस मस्ट बी इशूड इन डुप्लीकेट, वन मतलब ओरिजिनल फॉर द रेसिपेंट एंड डुप्लीकेट फॉर द सप्लायर, राइट। एक्सेप्शंस भी दी गई कि किस केस में टैक्स इनवॉइस इशू करना ज़रूरी नहीं है। कहता है जहाँ पर वैल्यू ऑफ सप्लाई इज़ लेस देन ₹200, या फिर रेसिपेंट इज़ अनरजिस्टर्ड, जैसे कि मान के चलिए किसी किराने की दुकान पर आप जाते हैं कुछ परचेज़ करने के लिए, तो वहाँ पर ये मान के चला जाता है कि यू आर अनरजिस्टर्ड, राइट। तो उस केस के अंदर, या फिर रेसिपेंट रजिस्टर्ड है बट उसने मना कर दिया कि मुझे इनवॉइस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट। तो मान के चलिए मैं अपने मतलब मैं रजिस्टर्ड हूँ जीएसटी के अंदर, लेकिन अपने घर के पर्सनल यूज़ के लिए मुझे कुछ सामान चाहिए, तो उस केस में मैं सामने वाले को कह दूँगा कि यार जीएसटी की रिक्वायरमेंट तो है नहीं, क्योंकि मुझे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का या सर्विस का या गुड्स का कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं करना, राइट। तो रेसिपेंट डज नॉट रिक्वायर एन इनवॉइस। फर्दर इन केस द रजिस्टर्ड पर्सन इज मेकिंग एग्जम्प्टेड सप्लाईज, या फिर वो कंपोजिट स्कीम में कवर हो रहा है, तो उस केस में तो वो इशू ही नहीं कर सकता ना टैक्स इनवॉइस। अगर एग्जम्प्टेड सप्लाईज कर रहे हो तो टैक्स इनवॉइस कैसे इशू करोगे, आप सामने वाले से टैक्स चार्ज ही नहीं कर सकते। या फिर कंपोजिट लेवी स्कीम के अंदर आप सामने वाले से टैक्स चार्ज ही नहीं कर सकते, तो टैक्स इनवॉइस कैसे इशू करोगे, ठीक है। तो इन दो केसेस के अंदर भी ही कैन नॉट इशू अ टैक्स इनवॉइस, इन विच केस ही विल इशू अ बिल ऑफ सप्लाई। अब जी बिल ऑफ सप्लाई क्या है, कहता है आप कहीं भी कुछ भी परचेज करने जाते हो तो आपको बिल तो मिलता है ना। टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई में क्या डिफरेंस है, कहता है बिल ऑफ सप्लाई के अंदर जो डिटेल्स एज पर द रूल्स जो हम आगे पढ़ने वाले हैं वो डिटेल्स होनी चाहिए, लेकिन टैक्स इनवॉइस में तो स्पेसिफिकली टैक्स की डिटेल्स होनी चाहिए, सप्लायर का GSTIN नंबर होना चाहिए, रेसिपेंट का GSTIN नंबर होना चाहिए, ये सारी डिटेल्स भी होनी चाहिए। जबकि बिल ऑफ सप्लाई के अंदर सप्लायर का GSTIN नंबर ना भी हो या रेसिपेंट का GSTIN नंबर ना भी हो, काम चल जाएगा। टैक्स उसके अंदर ना भी हो, डिटेल ऑफ टैक्स, तो भी काम चल जाएगा, राइट। तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर तो जो इनवॉइस बनाया जाता है वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाता है कि जी गवर्नमेंट के पास सारी इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए कि किसने सप्लाई किया है, उसका GSTIN नंबर क्या है, कौन रेसिपेंट है उसका GSTIN नंबर क्या है, राइट। और जो रेसिपेंट है उसके पास इनवॉइस होगी, टैक्स इनवॉइस होगी, तभी वो ITC क्लेम कर सकता है। तो सारी डिटेल्स गवर्नमेंट के पास जानी चाहिए ताकि गवर्नमेंट मैच कर सके सप्लायर की प्रोवाइड की हुई डिटेल, रेसिपेंट की प्रोवाइड की हुई डिटेल, और इन दोनों को जब मैच किया जाएगा तब गवर्नमेंट को पता चलेगा कि हाँ रेसिपेंट ने सप्लायर को वैल्यू के साथ साथ टैक्स भी दिया है और सप्लायर ने ये टैक्स गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करवा दिया है। जब गवर्नमेंट के पास वो टैक्स आ जाएगा तभी गवर्नमेंट रेसिपेंट को इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ करने वाली है, ठीक है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के केस में कहता है जी देखिए रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का मतलब जहां पर रेसिपेंट को ही टैक्स पे करना है, राइट, क्योंकि सप्लायर में भी अनरजिस्टर्ड या किसी भी और रीज़न की वजह से हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो अ रजिस्टर्ड पर्सन हु इज़ लायबल टू पे टैक्स अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म शैल इशू एन इनवॉइस in respect of goods या services so received by him from the supplier who is not registered, right, and he shall issue the payment voucher। तो जी यहाँ पर लिखा हुआ है इनवॉइस भी इशू की जाएगी बाय द रेसिपेंट और एक पेमेंट वोचर भी इशू किया जाएगा एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ द पेमेंट टू सच सप्लायर। तो रेसिपेंट की ही जिम्मेदारी है कि भैया आप इनवॉइस इशू कीजिए। कहता है रजिस्टर्ड पर्सन हु इज़ लायबल टू पे टैक्स अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, मतलब रेसिपेंट की बात कर रहा है, शैल इशू एन इनवॉइस इन रिस्पेक्ट ऑफ द गुड्स और सर्विसेज सो रिसीव्ड बाय हिम। और जब पेमेंट की जाएगी, लेट से 1 महीने के उधार पे लिया था, 2 महीने के उधार पे लिया था, तो जब पेमेंट करोगे उस टाइम पर पेमेंट वोचर भी आपको इशू करना है। रिसिप्ट वोचर का मतलब क्या हुआ, मान के चलिए कि मैं सप्लायर हूँ, आई एम सप्लायर मिस्टर ए, और जो मिस्टर बी हैं वो रेसिपेंट है, ठीक है। मिस्टर बी ने मुझे कुछ ऑर्डर दिया, मैंने कहा ठीक है जी 2 हफ्ते लगेंगे। मिस्टर बी को कहा जी आप कुछ एडवांस डिपॉजिट करवा दीजिए, एडवांस डिपॉजिट करवा दीजिए। तो उस एडवांस की जो मैं रिसिप्ट दूँगा, जिसे हम वोचर कहेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, रिसिप्ट वोचर। When an advance payment is received with respect to the supply of goods or services or both, a receipt voucher is required to be issued by the registered person। तो मैं जो भाई साहब को एडवांस के नाम की स्लिप दूँ से क्या बोल रहे हैं, रिसिप्ट वोचर। इफ़ नो सप्लाई इज़ मेड, बाई चांस आगे जाके ऑर्डर कैंसिल हो गया या मैं सप्लाई नहीं कर पाया या कुछ भी रीज़न रहा, तो मुझे पैसे वापस देना पड़ेगा, एडवांस वापस देना पड़ेगा, राइट। तो उस केस के अंदर मैं रिफ़ंड वोचर इशू करूँगा।
तो कुल मिला के सारे रिकॉर्ड्स तो मेंटेन करना है ना मुझे। हाँ जी, क्रेडिट नोट देखिए यहाँ पर ना एक लाइन में लिखा हुआ है, इफ़ द इनवॉइस वैल्यू इज़ मोर देन द अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर इशू अ क्रेडिट नोट। इफ़ द इनवॉइस वैल्यू अमाउंट ड्यू फ्रॉम द कस्टमर इज़ लेस देन द इनवॉइस वैल्यू और ग्रेटर देन इनवॉइस वैल्यू, मतलब इनवॉइस वैल्यू इज़ लेस देन अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर, तो इशू डेबिट नोट। तो इन दो लाइनों को याद रखिएगा बस आप, ठीक है। तो आपको याद आ जाएगा क्रेडिट नोट का मतलब क्या है। तो जी यहाँ पर क्या कहा हुआ है, व्हेन द टैक्स इनवॉइस हैज़ बीन इशूड, मिस्टर ए ने टैक्स इनवॉइस इशू किया, राइट, वेयर द टैक्सेबल वैल्यू इन द इनवॉइस इज़ ग्रेटर देन द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द सप्लाई। तो जी इनवॉइस में टैक्सेबल वैल्यू क्या दिखाई गई, 800, उसके ऊपर जीएसटी लगाया गया, 800 की जगह 1000 कर लेते हैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। वैल्यू क्या है दिखाई इनवॉइस में 1000, और जीएसटी मान के चल लेते हैं टोटल 18%, तो 180, टोटल हो गया जी 1180। तो ये तो इनवॉइस में शो किया गया, ठीक है, विच इज़ ग्रेटर देन द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो इनवॉइस बनाया गया 1000 की वैल्यू का, जिसके ऊपर 180 रुपये जीएसटी, टोटल मिला के 1180 रुपये। लेकिन जो सप्लाई की गई वो की गई लेट से 500 रुपये की वैल्यू की। तो इनवॉइस पहले ही क्रिएट हो गया बाई चांस, और इनवॉइस क्रिएट किया गया जी 1000 रुपये की वैल्यू का, जबकि एक्चुअल में बाद में किसी भी रीज़न की वजह से हमें कस्टमर से कितने लेने हैं, सिर्फ 500 रुपये। अब जी इनवॉइस तो जनरेट हो गया, टैक्स इनवॉइस, जीएसटी भी यहाँ पर शो हो गई 180। तो इस केस के अंदर हम क्या इशू करेंगे, कस्टमर को एक क्रेडिट नोट कि जी देखिए आपके पास, हमारे पास आपसे ज़्यादा पैसे आए हुए हैं, क्रेडिट नोट, हमारे पास आपसे ज़्यादा पैसे आए हुए हैं, राइट, तो आपके 500 रुपये बनते हैं, प्लस हमारे पास जीएसटी भी ज़्यादा आया हुआ है 90 रुपये का, क्योंकि ओरिजिनली 180 रुपये बन रहे थे लेकिन अब तो 90 बनते हैं। तो जी ये आपके पास क्रेडिट है, आप जब चाहे इस पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़ायदा क्या होगा, जब मैं अपने रिकॉर्ड्स अपलोड करूँगा जीएसटी पोर्टल पे, तो जी मैं क्या शो करूँगा, इनवॉइस कितने का, 1180 रुपये का। अब गवर्नमेंट क्या कहेगी, बेटा टैक्स कितना आपने सामने वाले से लिया, 180, तो मैं 180 टैक्स दूँ। तो मुझे गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि जी ये गलत हो गया था, एक्चुअल में जो सप्लाई गई है वो कितने की गई है, सिर्फ 500 रुपये की गई है, जिसके ऊपर 90 रुपये टैक्स बनता है। गवर्नमेंट कहेगी क्या प्रूफ है, तो मैं एक क्रेडिट नोट जो मैंने कस्टमर को कह लीजिए, रेसिपेंट को कह लीजिए सप्लाई किया है, ये क्रेडिट नोट जो प्रोवाइड किया है, तो मैं ये अपलोड करूँगा। तो मैं मैच करवाऊँगा इस क्रेडिट नोट में बाकायदा इस इनवॉइस की रेफरेंस देकर कि देखिए जी मैंने ये नोट कस्टमर को दिया है, और यहाँ क्लियर कट लिखा हुआ है कि हाँ जी आपसे हमारे पास ज़्यादा पैसे आ गए हैं 500 रुपये, और अकॉर्डिंगली टैक्स भी ज़्यादा आ गया है। तो जी एक्चुअल में टैक्स लाइबिलिटी 180 नहीं बनती है, एक्चुअल में टैक्स लाइबिलिटी 90 ही बनती है। तो एडजस्टमेंट के लिए ये क्रेडिट नोट इशू करना ज़रूरी है। इसी तरह डेबिट नोट भी इशू करना ज़रूरी है। अगर मान के चलिए कि मैंने इनवॉइस बनाया था 1000 की वैल्यू का, जिस पे जीएसटी बनता है लेट से 180, लेकिन कस्टमर को सामान गया 2000 की वैल्यू का, कस्टमर को सामान गया 2000 की वैल्यू का, जिसके ऊपर जीएसटी बनता है लेट से 360। तो जी मैं कस्टमर को क्या इशू करूँगा, डेबिट नोट, कि जी अभी आपसे हमें कितना और लेना है, 1000 रुपये और लेने हैं, और उसके ऊपर 180 रुपीज़ की जीएसटी और लेनी है, ठीक है। तो जी मैं जब अपलोड करूँगा डॉक्यूमेंट्स, तो जी ये इनवॉइस तो अपलोड करूँगा ही, और साथ में ये डेबिट नोट भी अपलोड करूँगा, और मैं शो करूँगा कि एक्चुअल में जो लाइबिलिटी है जीएसटी की वो 180 नहीं है बल्कि 360 है। भाई एक्चुअल में जो वैल्यू जो इनवॉइस बना था वो बना था 180 जीएसटी इंक्लूड करके, जबकि एक्चुअल में जो वैल्यू सप्लाई हुई है उसकी वैल्यू है 2000 रुपीज़, जिस पे जीएसटी बनता है 360। तो एक्स्ट्रा 180 जीएसटी मुझे पे करना है गवर्नमेंट को, राइट, और ये डेबिट नोट है विद रेफरेंस टू दिस इनवॉइस, ठीक है जी। तो डिक्लेरेशन भी मुझे देनी पड़ेगी ताकि सब कुछ मैच होए। हाँ जी, तो कह रहा है वेयर अ टैक्स इनवॉइस हैज़ बीन इशूड फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, एंड where the taxable value of the invoice is greater than the value of supply।
द टैक्स चार्ज पर इनवॉइस इज ग्रेटर देन द टैक्स पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई, वेयर द गुड्स सप्लाइड हैव बीन रिफंडेड बाय द रेसिपेंट। भाई 1000 का गुड्स सप्लाई किया था तो 180 रुपये GST शो कर दी थी, लेकिन कुछ गुड्स वापस आ गए हैं किसी भी वजह से, लेट से 200 रुपये गुड्स वापस आ गए हैं, तो क्रेडिट नोट इशू करके दूँ ना कि आपके 200 रुपये हमारे पास हैं, आप चाहे तो इसका कुछ और परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। या फिर द गुड्स एज सर्विसेज हैव बीन फाउंड डेफिशिएंट, जिसकी वजह से वैल्यू कम हो गई। तो इन दीज केसेस द रजिस्टर्ड सप्लायर में इशू क्रेडिट नोट टू द रेसिपेंट, जिसकी बकायदा डिक्लेरेशन भी देनी पड़ेगी। तो द रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज़ इशूड अ क्रेडिट नोट इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज और बोथ मस्ट डिक्लेयर द डिटेल ऑफ द क्रेडिट नोट इन द रिटर्न फॉर द मंथ ड्यूरिंग विच द क्रेडिट नोट वॉज इशूड, बट नॉट लेटर। वैसे तो इन्होंने कहा इन द रिटर्न फॉर द मंथ ड्यूरिंग विच द क्रेडिट नोट वॉज इशूड, जिस मंथ की रिटर्न आप मतलब जिस मंथ में क्रेडिट नोट आपने इशू किया है उसी मंथ की रिटर्न के साथ, बट नोट लेटर देन, पर किसी भी रीज़न की वजह से नोट लेटर देन सितंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच द सप्लाई वॉज मेड। तो जी ये फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो गया और ये अगला सितंबर आ रहा है फॉलोइंग द फाइनेंशियल ईयर, तो इस फाइनेंशियल ईयर में सप्लाई हुई थी, तो जी सितंबर के बाद अपलोड नहीं करना है, मतलब मैक्सिमम बाय सितंबर। डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न एनुअल रिटर्न, राइट, तो मान के चलिए डेट ऑफ फर्निशिंग द एनुअल रिटर्न ये है, विच एवर इज़ अर्लियर, इन दोनों में से विच एवर इज़ अर्लियर, तो अर्लियर क्या होगी, ये वाली डेट, ठीक है जी। साथ में स्पेसिफिकली ये कह दिया गया कि भैया चलो आपने हमें डिटेल तो प्रोवाइड कर दी कि जी देखिए 1000 रुपये की सेल थी जिसके ऊपर 180 रुपये GST बनता है, 1000 रुपये की सेल थी जिसके ऊपर 180 रुपये GST बनता है, बट जो टैक्सेबल सप्लाई हुई एक्चुअल में नेट इफेक्ट बना 800 रुपये का, तो जो उसके अकॉर्डिंग GST कम बनता है, राइट, कितना 36 रुपये कम बनता है GST, राइट, तो मैं 36 रुपये कम दूंगा, ये रहा मेरा क्रेडिट नोट। कह रहा ठीक है, लेकिन अगर मान के चलिए कि ये जो लाइबिलिटी है वो किसी और के ऊपर पास ऑन हो गई, किसी और के ऊपर पास ऑन हो गई, इसका मतलब आपकी जेब में तो कितने आए थे 180, जब आपकी जेब में 180 आ चुके हैं, लाइबिलिटी किसी और के ऊपर पास ऑन हो गई, सामने वाले को पैसा आपने रिफ़ंड नहीं करना, तो भैया 180 पूरे जमा करवाओ गवर्नमेंट के पास। तो नो रिडक्शन इन द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ द सप्लायर शैल बी परमिटेड इफ़ द इंसिडेंस ऑफ टैक्स ऑन द सप्लाई हैज़ बीन पास्ड ऑन टू एनी अदर पर्सन। तो बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज में, ऑल दो 180 GST नहीं बनता क्योंकि इनवॉइस में 1000 रुपये की वैल्यू शो की हुई थी तब 180 GST बनता था, बट एक्चुअल में जो नेट रिज़ल्ट आया है रिफ़ंड आने के बाद या किसी भी वजह से नेट रिज़ल्ट आया है वो आया है 800 रुपये की वैल्यू की सप्लाई, जिसके ऊपर GST कम बनता है, 36 रुपीज़ कम बनता है। तो मैं दोनों डिटेल्स क्रेडिट नोट भी और ओरिजिनल इनवॉइस भी अपलोड करूँगा, ठीक है, और मैं कहूँगा जी देखिए ऑल दो इनवॉइस में 180 रुपये शो है पर क्रेडिट नोट भी मैं साथ में अपलोड कर रहा हूँ, तो 36 रुपीज़ कम बनता है। गवर्नमेंट कह रही है कोई दिक्कत नहीं, आप 36 रुपीज़ कम दे दीजिए अगर आप वो 36 रुपीज़ रेसिपेंट को वापस कर रहे हैं तो। अगर वो 36 रुपीज़ किसी वजह से रेसिपेंट को वापस नहीं कर रहे तो भैया वो 36 रुपीज़ जो आपके पास आ चुके हैं वो आपको गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे, ठीक है। सेम कंसेप्ट डेबिट नोट का, आई थिंक डेबिट नोट आपको बिल्कुल क्लियर है, क्रेडिट नोट का उल्टा डेबिट नोट। आ जाइए जी, तो हमें रूल्स देखने हैं। देखिए मेरे अकॉर्डिंग ना जो एग्ज़ाम्स में पूछा जाएगा वो इन्हीं 3 पेजेस से पूछा जाएगा। टैक्स इनवॉइस में डिटेल्स क्या होनी चाहिए, फिर जी मोडस मतलब डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट, एक्सेप्शन जो है हमारे पास, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के केस में रिसिप्ट वोचर क्या होता है, क्रेडिट नोट क्या होता है, डेबिट नोट क्या होता है, राइट। इन्हीं चीज़ को रूल्स में एक्सप्लेन किया हुआ है, बट रूल ना बड़े ही बोरिंग से हैं। शुरू से लेकर आखिर तक हम बस यही पढ़ेंगे कि कौन सी चीज़ में क्या क्या डिक्लेरेशन होनी चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, टैक्स इनवॉइस की क्या रिक्वायरमेंट है, रिफ़ंड वोचर की क्या रिक्वायरमेंट है, रिसिप्ट वोचर की क्या रिक्वायरमेंट है, बिल की क्या रिक्वायरमेंट है। तो बस यही पढ़ेंगे कि क्या क्या पर्टिकुलर्स किसके अंदर होने चाहिए, राइट। लगभग सेम ही है, एक आधा पॉइंट को चेंज करके लगभग सेम ही है, तो एक के रट्टे मार लिए बाकी सब ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। तो जी रूल नंबर 46 से हमारे स्टार्ट हो रहे हैं, रूल्स ऑफ CGST विद रिस्पेक्ट टू टैक्स इनवॉइसेस, डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स, ठीक है। रूल नंबर 46 इज़ रिलेटेड टू टैक्स इनवॉइस। तो जी सब्जेक्ट टू रूल 54, रूल 54 आगे देखेंगे।
कहता है टैक्स इनवॉइस के अंदर क्या क्या होने चाहिए पर्टिकुलर्स। अब मैं जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं ना, एक जनरल लिस्ट जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं, ये देखिए यहाँ पर पढ़ चुके हैं ना जनरल लिस्ट, लगभग वही है। नेम एड्रेस एंड GSTIN नंबर ऑफ द सप्लायर, फिर जी कंजिक्यूटिव सीरियल नंबर, जैसे इनवॉइस 1, इनवॉइस 2, इनवॉइस 3, इनवॉइस 4, राइट, ताकि एग्जैक्टली ट्रेस किया जा सके कि बीच में कोई इनवॉइस मिसिंग तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इनवॉइस जनरेट हुई लेकिन उसके नाम का टैक्स गवर्नमेंट के पास नहीं पहुंचा। नोट एक्सीडिंग 16 कैरेक्टर, कहता है इन वन और मल्टीपल सीरीज़, आप एक सीरीज़ में भी इशू कर सकते हैं, जैसे A001, A002, दूसरी सीरीज़ B001, B002, राइट। इन वन या मल्टीपल सीरीज़ कंटेनिंग अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स, जैसे मैंने यहाँ अल्फ़ाबेट भी यूज़ कर रखे हैं, नंबर्स भी यूज़ कर सकते हैं, इवन स्पेशल कैरेक्टर्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हाइफन है, डैश है, स्लैश है, इस तरह से दे रखा है ना। एंड एनी कम्बिनेशन देयर ऑफ यूनिक फॉर द फाइनेंशियल ईयर, मतलब ऐसा ना हो कि भाई ये नंबर दोबारा उस फाइनेंशियल ईयर में रिपीट हो रहा हो। ठीक है जी। डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, नेम एड्रेस एंड GSTIN नंबर या यूनिक आइडेंटिटी नंबर इफ़ रजिस्टर्ड ऑफ द रेसिपेंट, इफ़ रजिस्टर्ड, अगर रेसिपेंट रजिस्टर्ड ही नहीं है तो फिर कहाँ से प्रोवाइड करेंगे। नेम and address of the recipient and address of the delivery along with the name of the state and its code, ताकि ये फाइंड आउट किया जा सके कि ट्रांजैक्शन का नेचर क्या है, इंटरस्टेट है या इंट्रास्टेट है। इफ़ द रेसिपेंट इज़ अनरजिस्टर्ड एंड वेयर द वैल्यू ऑफ द टैक्सेबल सप्लाई इज़ 50,000 रुपीज़ और मोर, तो रजिस्टर्ड अगर है हमारा रेसिपेंट तो उस केस में तो उसका GSTIN नंबर, नेम एड्रेस जाएगा ही। कहता है अगर अनरजिस्टर्ड है तो GSTIN नंबर तो प्रोवाइड कर नहीं सकते हम, तो उस केस में नेम एंड एड्रेस, साथ में स्टेट कि किस स्टेट में डिलीवरी होने जा रही है, राइट। इफ़ द टैक्सेबल सप्लाई इज़ ऑफ ₹50,000 और मोर, नेम एंड एड्रेस ऑफ द रेसिपेंट एंड एड्रेस ऑफ द डिलीवरी along with the name of the state and its code if such recipient is unregistered। वैल्यू 50,000 से इस बार कम लेके चल रहे हैं, ऊपर तो 50,000 या उससे ज़्यादा थी, वैल्यू 50,000 से कम लेके चल रहे हैं, लेकिन रेसिपेंट कह रहा है कि भैया मुझे तो इनवॉइस चाहिए। रेसिपेंट रिक्वेस्ट दैट सच डिटेल्स बी रिकॉर्डेड इन द टैक्स इनवॉइस, तो यहाँ पर तो कंपलसरी है, करना ही करना पड़ेगा ये सब चीज़ मैंशनड, यहाँ पर ऑप्शनल है डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वेस्ट रेज्ड बाय द रेसिपेंट। फिर जी HSN कोड, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कोड फॉर द गुड्स और सर्विसेज, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, क्वांटिटी इन केस ऑफ गुड्स एंड यूनिट और यूनिक क्वालिटी कोड देयर ऑफ, टोटल वैल्यू ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज और बोथ, तो मतलब वही सारी डिटेल्स जो कि बिल में होनी चाहिए। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ टेकिंग इनटू अकाउंट डिस्काउंट या अबेटमेंट, रेट ऑफ टैक्स कितना बनता है, GST मतलब CGST कितना बनता है, SGST कितना बनता है, या फिर इंटरस्टेट है तो IGST कितना बनता है, राइट। अमाउंट ऑफ द टैक्स चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेबल गुड्स एंड, तो रेट भी होना चाहिए, साथ में अमाउंट भी लिखा होना चाहिए। प्लेस ऑफ द सप्लाई अलॉन्ग विद द नेम ऑफ द स्टेट in case the supply is in course of interstate trade, address of the delivery जहाँ पर delivery का address is different from the place of supply, whether the tax is payable on reverse charge basis or not, signature या digital signature of the supplier or his authorized representative। तो यही सारी लिस्ट तो हमने ऊपर जहाँ जनरल जो टॉपिक हमने लिखा था यही सारी लिस्ट तो पढ़ी थी हमने। तो अगर वो नीचे वाले रूल्स में एक एक चीज़ नहीं याद हो रही है तो कोई नीचे याद कर लीजिए, 4-5 मार्क्स का पूछा जाएगा तो ये लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये तो जनरल है ना फॉर टैक्स इनवॉइस। उसके अलावा कहता है जी बोर्ड में रिकमेंड, मतलब ऑन द रिकमेंड ऑफ द काउंसिल, बोर्ड में नोटिफाई अ स्पेसिफिक हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कोड, स्पेसिफिक HSN कोड फॉर एनी पर्टिकुलर गुड और एनी पर्टिकुलर सर्विस, कि जी इस गुड या इस सर्विस के लिए आपको यही कोड बिल पर लिखना है, ठीक है। या फिर बोर्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल में स्पेसिफाई द क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन जिनको HSN कोड लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा जी, अगर बात हो रही है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स या सर्विसेज की तो इनवॉइस के ऊपर ये चीज़ ज़रूर मेंशन होनी चाहिए। कहता है या तो सप्लाई मेंट फॉर एक्सपोर्ट, सप्लाई टू SEZ यूनिट
और SEZ डेवलपर फॉर ऑथराइज्ड ऑपरेशंस ऑन पेमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स सप्लाई मेंट फॉर एक्सपोर्ट या सप्लाई टू SEZ यूनिट या फिर SEZ डेवलपर फॉर ऑथराइज्ड ऑपरेशन अंडर बॉन्ड और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग विदाउट द पेमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स। तो क्लियर कट होना चाहिए कि जी सप्लाई किस चीज़ के लिए, एक्सपोर्ट के लिए या फिर SEZ यूनिट के लिए या फिर SEZ डेवलपर के लिए, और इंटीग्रेटेड टैक्स IGST पे किया हुआ है या नहीं किया हुआ। वी आर सप्लाइंग अंडर द बॉन्ड या लेटर ऑफ अंडरटेकिंग विदाउट पेमेंट ऑफ द इंटीग्रेटेड टैक्स। ठीक है जी, तो ये चीज़ मेंशन होनी चाहिए। उसके अलावा नेम एंड एड्रेस ऑफ द रेसिपेंट, एड्रेस ऑफ द डिलीवरी, नेम ऑफ द कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन। हाँ जी, हमने ऊपर पढ़ा कि अगर टैक्सेबल वैल्यू मतलब टोटल वैल्यू जो है वो लेस देन 200 है तो टैक्स इनवॉइस इशू करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब मान के चलो मेरी किराने की दुकान है, कोई 50 रुपये का सामान ले जाता है, कोई 100 रुपये का सामान ले जाता है, कोई 25 रुपये का सामान ले जाता है, कोई 150 रुपये का सामान ले जाता है, तो हर किसी को टैक्स इनवॉइस इशू करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई है पूरे दिन में उसके नाम की एक कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस मैं ज़रूर बनाऊंगा। ठीक है, तो कहता है शेल इशू अ कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस फॉर सच सप्लाईज एट द क्लोज ऑफ ईच डे। हर रोज़ जितनी भी ऐसी सप्लाईज हो रही है उसके नाम के कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस ज़रूर बनाऊंगा। रिकॉर्ड्स ज़रूर मेंटेन किए जाएंगे। सिंपल सी बात। आ जाइए जी, इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई। तो ये हमारे पास रूल 46 है। इसने बड़ी सिंपल सी बात करी। मान के चलिए आप एग्जम्प्टेड गुड्स भी सप्लाई कर रहे हैं और टैक्सेबल गुड्स भी सप्लाई कर रहे हैं। तो जी एग्जम्प्टेड गुड्स के केस में हमें बिल बनाना होता है, बिल ऑफ सप्लाई। भाई टैक्स इनवॉइस तो बना नहीं सकते ना एग्जम्प्टेड गुड्स के केस में, तो बिल ऑफ सप्लाई बनाना होता है। और टैक्सेबल गुड्स के केस में हमें टैक्स इनवॉइस बनानी होती है। ठीक, दोनों में लगभग सेम ही इन्फॉर्मेशन होती है, एक्सेप्ट बिल के केस में जो रेसिपेंट है उसका GSTIN नंबर नहीं होगा। ठीक है, और टैक्स की डिटेल्स नहीं होगी। तो कहता है कि क्या हम एक ही बना सकते हैं? कहता है हाँ, अगर एक ही बंदे को दोनों इशू कर रहे हो आप तो ये एक ही बना दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कहता है वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन इज सप्लाइंग टैक्सेबल एज वेल एज एग्जम्प्टेड गुड्स और सर्विसेज बोथ टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, अ सिंगल इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई में बी इशूड फॉर ऑल सच सप्लाईज। तो भैया जो टैक्सेबल सप्लाईज है उसके नाम का आप टैक्स डिटेल्स, उसके नाम का जिस तरह टैक्स रेट क्या है, टोटल टैक्स कितना बना है, राइट, वो लिख दीजिए। जो कि एग्जम्प्टेड है उसके नाम का मत लिखिए। और साथ में क्योंकि आप ये टैक्स मतलब इनवॉइस कम बिल बन रहा है तो GSTIN नंबर अपना तो लिख दीजिए। अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो उसका मत लिखिए। ठीक है जी। लिमिट क्या है? विदिन 30 डेज़। आपको पता है लिमिट फॉर इशूइंग टैक्स इनवॉइस। तो कहता है जी सप्लाई ऑफ सर्विसेज शैल बी इशूड विदिन 30 डेज ऑफ द डेट फ्रॉम द सप्लाई ऑफ द सर्विसेज विदिन 30 डेज, राइट। अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करें, इंश्योरर्स की बात करें, बैंकिंग कंपनीज़ की बात करें, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ की बात करें, तो इनके केस में इनको 45 डेज़ दिए गए हैं कि विदिन 45 डेज़ फ्रॉम द डेट ऑफ द सप्लाई ऑफ सर्विसेज टैक्स इनवॉइस शैल बी इशूड। तो इसके बारे में हम बहुत डीपली पहले क्लासेस में पढ़ चुके हैं। आ जाओ जी, रूल 48 मैनर ऑफ इशूइंग इनवॉइस। तो ये चीज़ हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि अगर हम गुड्स की बात कर रहे हैं तो ट्रिप्लिकेट, और अगर हम सर्विसेज की बात कर रहे हैं तो डुप्लीकेट। सीरियली नंबर्ड होगा। कहता है सीरियल नंबर ऑफ द इनवॉइस इशूड ड्यूरिंग अ टैक्स पीरियड शैल बी फर्निश्ड इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू अ कॉमन पोर्टल, मतलब GSTIN पोर्टल इन फॉर्म नंबर GSTR1। तो इनवॉइस की डिटेल देते रहो, सीरियल नंबर देते रहो साथ साथ। आ जाओ जी, बिल ऑफ सप्लाई। इनवॉइस तो आपने देख लिया। अब जी बिल ऑफ सप्लाई क्या कह रहा है? कहता है जी जहाँ पर आपको इनवॉइस इशू करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं ना कि अगर आप कंपोजिट लेवी स्कीम के अंदर हो या एग्जम्प्टेड सप्लाई कर रहे हो तो आपको इनवॉइस आप इशू कर ही नहीं सकते। तो उस केस में बिल ऑफ सप्लाई तो करोगे ना, मतलब सामने वाले को बिल तो दोगे ना और अपने पास भी बिल की कॉपी तो रखोगे ना। तो उस केस में क्या डिटेल्स होगी? अब देखना ऊपर और नीचे डिटेल्स में कोई खास फ़र्क नहीं है। कहता है नेम, एड्रेस, GSTIN नंबर ऑफ द सप्लायर। सप्लायर का तो ज़रूर लिखोगे, चाहे आप बायर का लिख रहे हो या नहीं लिख रहे। फिर कंजिक्यूटिव सीरियल नंबर नॉट एक्सीडिंग 16 करेक्टर, वही ऊपर वाला केस। फिर जी डेट ऑफ इशू, नेम, एड्रेस एंड GSTIN नंबर इफ़ रजिस्टर्ड ऑफ द रेसिपेंट, इफ़ रजिस्टर्ड ऑफ द रेसिपेंट। फिर जी हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कोड, वही HSN कोड।
डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, वैल्यू ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, फिर सिग्नेचर। तो जी ऊपर और नीचे वाले में क्या डिफरेंस हुआ? कहता है बिल ऑफ सप्लाई के केस में टैक्स की डिटेल्स भी तो देनी, टैक्स इनवॉइस के केस में टैक्स की डिटेल्स भी तो देनी थी, टैक्सेबल वैल्यू, रेट ऑफ टैक्स, फिर जी अमाउंट ऑफ टैक्स, फिर जी प्लेस, इंपॉर्टेंट है क्योंकि टैक्स से देखना है कि भाई इंटरस्टेट है, इंटरस्टेट है, राइट। तो ये डिटेल्स भी तो देनी थी टैक्स इनवॉइस के केस में, जो कि बिल ऑफ सप्लाई के केस में नहीं देनी। ठीक है, बाकी सारे सेम पॉइंट्स है, पर्टिकुलर्स है। एनी टैक्स इनवॉइस और अदर सिमिलर डॉक्यूमेंट इशूड अंडर एनी अदर एक्ट, तो वो बिल ऑफ सप्लाई वाला काम ही करेगी। इशूड अंडर एनी अदर एक्ट फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स in respect of non-taxable supply shall be treated as bill of supply for the purpose of this act। ठीक है जी। और बिल ऑफ सप्लाई के केस में ऐसा भी नहीं कि हाँ आपको सिग्नेचर या डिजिटल सिग्नेचर के साथ उसे वेरीफाई करना ही है। इलेक्ट्रॉनिक बिल के केस में आ जाओ जी, रूल 50 रिसिप्ट वोचर। रिसिप्ट वोचर हम पढ़ चुके हैं क्या होता है। कहता है जब एडवांस पैसे मिल रहे हो तो जो एडवांस दे रहा है उसको हमें कुछ ना कुछ तो इन प्रूफ देना पड़ेगा ना, तो हम उसे पैसे मिले का एक वोचर देंगे, तो उसे क्या कह रहे हैं, रिसिप्ट वोचर। तो उसमें क्या डिटेल्स होनी चाहिए, पहला सेम पॉइंट है, दूसरा सेम पॉइंट है, तीसरा सेम पॉइंट है, चौथा सेम पॉइंट है, पांचवा सेम पॉइंट है। यहाँ पर ये एडिशनल पॉइंट है, अमाउंट ऑफ एडवांस टेकन। ठीक है, फिर जी रेट ऑफ टैक्स है हमारे पास, वो ये अमाउंट ऑफ टैक्स, प्लेस ऑफ सप्लाई, वेदर टैक्स इज़ पेएबल ऑन रिवर्स बेसिस और नोट, सिग्नेचर। बाकी सब सेम पॉइंट है, सिर्फ एक्स्ट्रा क्या पॉइंट है, अमाउंट ऑफ एडवांस टेकन। कहता है जी जब आपका सामने वाले के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ए का बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, बी ने कहा जी मुझे 10 किलो सामान चाहिए, उस टाइम पर आप यह सर्टेन नहीं कर पा रहे थे कि टैक्स कितना लगेगा, कितने परसेंट लगेगा, तो 18% लेके चलिए। उस टाइम पर आप ये सर्टेन नहीं कर पा रहे थे, भाई यहाँ लिखना पड़ेगा ना रेट ऑफ टैक्स क्या है, अमाउंट ऑफ टैक्स कितना बनेगा। उस टाइम पर आप ये सर्टेन नहीं कर पा रहे थे कि इंटरस्टेट सप्लाई है या इंट्रास्टेट, तो इंटरस्टेट सप्लाई लेकर चलिए। ठीक है, जब डिटरमाइन हो जाएगा तो उसको रिवाइज कर देंगे बिल को। हाँ जी, रिफ़ंड वोचर। रिफ़ंड वोचर हमने पढ़ा कि जब पैसे वापस देने पड़ रहे हैं, एडवांस वाले पैसे वापस देने पड़ रहे हैं, तो सेम वही पॉइंट्स हैं सारे के सारे, बस यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स और सर्विसेज इन रिस्पेक्ट ऑफ विच रिफंड इज़ मेड, अमाउंट ऑफ रिफंड, बाकी सारे सेम पॉइंट है। पेमेंट वोचर, रिवर्स चार्ज बेसिस के ऊपर हमने क्या पढ़ा था कि एक इनवॉइस भी जनरेट किया जाएगा प्लस पेमेंट वोचर भी जनरेट किया जाएगा जब रेसिपेंट सप्लायर को पेमेंट दे रहे हैं। तो रिवर्स चार्ज बेसिस के केस में पेमेंट वोचर, तो क्या पर्टिकुलर्स होंगे, वही सारी चीज़ें। देखिए फर्स्ट पॉइंट सेम है, सेकंड पॉइंट सेम है, थर्ड पॉइंट सेम है, फोर्थ पॉइंट सेम है, फिफ्थ पॉइंट सेम है। क्या डिफरेंस है, सिर्फ द अमाउंट पेड। फिर रेट ऑफ टैक्स है, अमाउंट ऑफ टैक्स है, प्लेस ऑफ सप्लाई है, सिग्नेचर है, बिल्कुल सेम पॉइंट है। हाँ जी, रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट या डेबिट नोट, रूल 53। तो जी रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस का मतलब क्या हो गया, कहता है पहले हम टैक्स इनवॉइस बना चुके थे लेकिन अब उसे ठीक कर रहे हैं। तो कहता है सबसे पहले तो इस पे लिखिए कि ये रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस है, ओरिजिनल नहीं है, ताकि ये पता चल जाए कि ऑलरेडी ओरिजिनल बन चुकी है, राइट। तो द वर्ड रिवाइज्ड इनवॉइस वेयर एवर एप्लीकेबल इंडिकेटेड प्रोमिनेंटली, तो सबसे पहले तो लिखिए कि रिवाइज्ड इनवॉइस है ये। उसके बाद फिर नेम, एड्रेस, वही GSTN नंबर ऑफ द सप्लायर, नेचर ऑफ द डॉक्यूमेंट, फिर ये सीरियल नंबर, डेट ऑफ इशू ऑफ द डॉक्यूमेंट, ये पॉइंट सेम है। फिर जी ये पॉइंट सेम है, ये पॉइंट सेम है, मतलब कुल मिला के इसके ऊपर बस ये रेफरेंस कर दीजिएगा कि रिवाइज्ड है, और उसके अलावा इसका जो ओरिजिनल इनवॉइस नंबर है उसका रेफरेंस तो देना पड़ेगा ना कि रिवाइज्ड इनवॉइस कौन से ओरिजिनल इनवॉइस का रिवाइज्ड है। तो जी सीरियल नंबर, डेट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टैक्स इनवॉइस, और एज द केस में भी बिल ऑफ सप्लाई, फिर वैल्यू ऑफ टैक्सेबल गुड्स या सर्विसेज, सिग्नेचर। ठीक है जी। तो रिवाइज टैक्स इनवॉइस कई बार बनाने की ज़रूरत पड़ती है हमें, शुरुआत में कुछ कम वैल्यू का बन गया, कुछ ज़्यादा वैल्यू का बन गया, उसके बाद हमें रिवाइज़ करना पड़ रहा है। तो कुल मिला के कैसे डिटेल्स हमें प्रोवाइड करनी है,
फिर जी क्रेडिट और डेबिट नोट के अंदर क्या डिटेल्स होगी, वो भी वही सारी डिटेल्स है, बार बार वही डिटेल्स रिपीट की जा रही है। हाँ जी, टैक्स इनवॉइस इन स्पेशल केसेस रूल 54, अगेन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर इनवॉइस है या फिर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्रेडिट नोट है, तो उस केस में क्या होगी, तो जी वही उसका GSTIN नंबर, नेम, एड्रेस, फिर जी सीरियल नंबर, डेट ऑफ इशू, फिर जी रेसिपेंट का डिटेल्स, अमाउंट ऑफ क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द रेसिपेंट, सिग्नेचर। कहता है जहाँ पर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर भी सेम स्टेट के अंदर है और जो क्रेडिट जिसको दिया जा रहा है बाय द इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर वो भी सेम स्टेट के अंदर है। ठीक है जी, तो यह जो रजिस्टर्ड पर्सन है जिसे क्रेडिट दे रहा है ये इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, तो ये भी सेम स्टेट के अंदर है। तो उस केस के अंदर मे इशू एन इनवॉइस या फिर क्रेडिट या डेबिट नोट टू ट्रांसफ़र द क्रेडिट ऑफ द कॉमन इनपुट सर्विस टू द इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, राइट। तो बेसिकली देखिए ना वही सारी डिटेल्स तो है, तो एक के रट्टे मार लीजिए, बाकी तो फिर अपनी नॉलेज के हिसाब से। अब इस तरह इसमें क्या होगा, द अमाउंट ऑफ क्रेडिट टू बी ट्रांसफर्ड, बाकी सारी तो सेम डिटेल्स हैं, राइट। वेयर द सप्लायर ऑफ टैक्सेबल सर्विस इज एन इंश्योरर या बैंकिंग कंपनी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, तो इस केस के अंदर ये कह रहे हैं कि भैया देखो थोड़ी सी यहाँ पर इन्होंने रिलैक्सेशन दे दिया आपको कि भाई सेड सप्लायर में इशू कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस, तो हर छोटी मोटी सर्विस की हर छोटी मोटी एंट्री की टैक्स इनवॉइस जनरेट करने की जरूरत नहीं है। कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस या एनी अदर डॉक्यूमेंट इन ल्यू ऑफ consolidated tax invoice by whatever name called for the supply of services made during a month at the end of the month whether issued or made available physically or electronically, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिकली ही इशू करनी है या फिजिकली इशू करनी है, सीरियल नंबर होना हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। whether or not containing the address of the recipient of the taxable services, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ना या ऐसी इंस्टीट्यूशंस जहाँ पर रेसिपेंट का इनके पास एड्रेस भी नहीं होता, राइट, बट कंटेनिंग अदर इंफॉर्मेशंस एज मैंशनड अंडर रूल 46, तो ये इन्फॉर्मेशन नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाकी इन्फॉर्मेशन है होती है, राइट। तो एक कंसोलिडेटेड इशू कर दो पूरे मंथ के नाम की, ऐसा थोड़ी ना 10 रुपये की सर्विस बैठ रहे तो उसका भी टैक्स इनवॉइस इशू करोगे, 15 रुपये की सर्विस बैठ रहे तो उसका भी टैक्स इनवॉइस इशू करोगे। हाँ जी, वेयर द सप्लायर ऑफ टैक्सेबल सर्विस इज़ अ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, तो ट्रांसपोर्टर की बात कर रहे हैं, तो उस केस में जो ट्रांसपोर्टर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो वो भी तो टैक्स इनवॉइस जनरेट करेगा, तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, ग्रॉस वेट ऑफ द कंसाइनमेंट, नेम ऑफ द कंसाइनर एंड कंसाइनी, रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द व्हीकल, राइट, डिटेल ऑफ द गुड्स ट्रांसपोर्टेड, डिटेल ऑफ द place of origin and destination, GSTIN number of the consignor, consignee, any other person who is liable to pay the tax, other information as mentioned under rule 46, तो ये एक्स्ट्रा हो गई। रूल 46 वही इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस, राइट। वेयर द सप्लायर ऑफ द टैक्सेबल सर्विस इज सप्लाइंग पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, तो कहता है जो उसको टिकट दी जाएगी ना, टिकट इन एनी फॉर्म, तो टैक्स इनवॉइस शेल इंक्लूड द टिकट इन एनी फॉर्म बाय वट एवर नेम कॉल्ड, whether serially numbered or not, whether or not containing the address of the recipient of the service, right, but containing other information mentioned under rule 46। हाँ जी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स विदाउट द इशू ऑफ इनवॉइस, तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमें ये नहीं पता कि फॉर द टाइम बिंग क्वांटिटी कितनी है या प्लेस कहाँ पर रिमूव किया जाएगा ये नहीं पता हमें, या फिर हम सप्लाई कर ही नहीं रहे, हम तो जॉब वर्क पे भेज रहे हैं, भेज थोड़ी ना रहे हैं, जॉब वर्क पे भेज रहे हैं, या गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र किया जा रहा है, ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है अदर देन बाय वे ऑफ सप्लाई या सच अदर केसेस एज मे बी नोटिफाइड बाय द बोर्ड, तो इन केसेस के अंदर जब हमें पता ही नहीं या फिर सप्लाई है ही नहीं तो टैक्स इनवॉइस थोड़ी ना इशू होएगा, तो उस केस में क्या करें, तो यहाँ लिखा हुआ है द कंसाइनर जो भेज रहा है में इशू डिलीवरी चलान, तो उस केस में एक डिलीवरी चलान
जरूर इशू करे। सीरियली नंबर्ड, नॉट एक्सीडिंग 16 कैरेक्टर्स, वही अगेन इन वन और मल्टीपल सीरीज। तो इन लिeu ऑफ इनवॉइस क्या इशू करे, एक डिलीवरी चलान एट द टाइम ऑफ द रिमूवल ऑफ गुड्स फॉर द ट्रांसपोर्टेशन, और उस डिलीवरी चलान में सारी डिटेल्स दे दे ताकि अगर बीच में रोक लिया जाए तो भैया जो ट्रांसपोर्टर है, जो मतलब गुड्स को इधर से उधर ले जा रहा है, वो डिलीवरी चलान दिखा दे, राइट। तो डेट एंड नंबर ऑफ डिलीवरी चलान, नेम एड्रेस एंड GSTN नंबर ऑफ द कंसाइनर इफ़ रजिस्टर्ड, नेम एड्रेस या GSTN नंबर ऑफ द कंसाइनी इफ़ रजिस्टर्ड, HSN कोड, डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स, क्वांटिटी, अगर एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं पता तो प्रोविजनल, राइट। टैक्सेबल वैल्यू, अगर एग्जैक्ट नहीं पता तो एस्टिमेटेड, टैक्स रेट, टैक्स अमाउंट, राइट, वही एस्टिमेटेड वैल्यू के बेसिस के ऊपर, प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ इंटरस्टेट मूवमेंट एंड सिग्नेचर। तो कम से कम ये डिलीवरी चलान ज़रूर होना चाहिए। एक जगह से दूसरी जगह अगर आप डिलीवर कर रहे हो, सप्लाई नहीं कर रहे, बेच नहीं रहे, बट किसी भी वजह से जॉब वर्क पे भेजना पड़ रहा है, या फिर इस फैक्ट्री से उस फैक्ट्री में, अपनी ही फैक्ट्री में भेजना पड़ रहा है, यहाँ से आगे सप्लाई किया जाएगा, राइट। तो कोई भी रीज़न हो सकता है। हाँ जी, डिलीवरी चलान शैल बी प्रिपेयर्ड इन ट्रिप्लिकेट, कहता है 1 फॉर द ओरिजिनल फॉर द कंसाइनी, डुप्लीकेट फॉर द ट्रांसपोर्टर, और एक कंसाइनर अपने पास रखिएगा। वेयर गुड्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड ऑन डिलीवरी चलान, तो ये डिलीवरी चलान का रेफरेंस ई वे बिल में ज़रूर देना है। द सेम शैल बी डिक्लेयर्ड ऑन ई वे बिल। ई वे बिल क्या है, कहता है आपको गुड्स जब भी आप ये एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हो तो इनवॉइस के अलावा ई वे बिल भी चाहिए। एक डिक्लेरेशन होती है जो ऑनलाइन पोर्टल पे दी जाती है कि हमारी फैक्ट्री से ये गुड्स रिमूव होकर यहाँ पर जा रहे हैं। तो इनवॉइस तो इशू किया ही जाएगा, लेकिन बिना ई वे बिल के आप एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा ही नहीं सकते गुड्स, राइट। तो ई वे बिल क्या होता है वो एक टॉपिक है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन आप ये समझिए कि अगर गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना है किसी भी रीज़न से, वेदर फॉर द पर्पस ऑफ सप्लाई और अदर देन सप्लाई, तो ई वे बिल तो आपको जनरेट करना ही पड़ेगा, ऑनलाइन जनरेट करना पड़ेगा, ताकि जो ट्रांसपोर्टर है उसके हाथ में वो बिल हो और कोई भी रोक के उसे पूछे हाँ भाई दिखा क्या है, तो वो ई वे बिल दिखा दे, ठीक है। ट्रांसपोर्टर को तो ओरिजिनल बिल इनवॉइस नहीं दी जा सकती ना, तो वो ई वे बिल दिखा दे। तो अगर आप डिलीवरी चलान जनरेट कर रहे हो तो ई वे बिल में मेंशन कर दो कि भैया हम इनवॉइस जनरेट नहीं कर रहे, वी आर जनरेटिंग डिलीवरी चलान बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, राइट। हाँ जी, वेयर द गुड्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड फॉर द पर्पस ऑफ सप्लाई टू द रेसिपेंट बट टैक्स इनवॉइस कुड नॉट बी इशूड एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ द गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ सप्लाई, द सप्लायर शैल इशू टैक्स इनवॉइस आफ्टर डिलीवरी ऑफ द गुड्स। तो अगर उस टाइम पर टैक्स इनवॉइस इशू नहीं किया जा पा रहा है किसी वजह से, जब गुड्स को रिमूव किया जा रहा है, तो आफ्टर डिलीवरी इशू कर दो। आफ्टर डिलीवरी तो सारी डिटेल्स मिल ही जाएगी ना, कितना डिलीवर हुआ है, क्या वेट है, क्या वैल्यू है, राइट। हाँ जी, जहाँ पर गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है सेमी नॉक डाउन या कम्प्लीटली नॉक्ड डाउन कंडीशन में, या इन बैचेस और लोड्स, तो कुछ सामान एक ट्रक में जा रहा है, फिर 2 दिन बाद बाकी का सामान दूसरे ट्रक में जा रहा है, फिर 2 दिन बाद बाकी का सामान तीसरे ट्रक में जा रहा है, राइट। या ये साइकिल है, ये हमारी ये साइकिल ऐसे बना देता हूँ, ठीक है। तो भैया एक पहिया एक ट्रक में जा रहा है, दूसरा पहिया 2 दिन बाद दूसरे ट्रक में जा रहा है, बीच की बॉडी तीसरे ट्रक में जा रही है, ठीक है जी। तो नॉकडाउन कंडीशन में, तो इसका मतलब एक साथ तो नहीं जा रहा ना सामान। तो कहता है जी जब ये फर्स्ट कंसाइनमेंट रिमूव करोगे उससे पहले ही कंप्लीट का इनवॉइस बना दो, उससे पहले ही कंप्लीट का इनवॉइस बना दो। सप्लायर शैल इशू द कंप्लीट इनवॉइस बिफोर डिस्पैच ऑफ द फर्स्ट कंसाइनमेंट। द सप्लायर शैल इशू द डिलीवरी चलान, हर जो एक ट्रक के लिए, एक सप्लाई के लिए, हर कंसाइनमेंट के लिए सेपरेट डिलीवरी चलान, और उस डिलीवरी चलान में इनवॉइस की रेफरेंस नंबर दो। ईच कंसाइनमेंट शैल बी अकम्पनीड बाय द कॉपी ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग डिलीवरी चलान अलॉन्ग विद द ड्यूली सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द इनवॉइस, और जो लास्ट कंसाइनमेंट जाएगा उसके अंदर ओरिजिनल कॉपी ऑफ इनवॉइस शैल बी सेंट अलॉन्ग विद द लास्ट कंसाइनमेंट, ठीक है जी। हाँ जी, टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई टू अ कंपनी ट्रांसपोर्ट ऑफ द गुड्स, तो मैं बता ही चुका हूँ कि पर्सन इन चार्ज ऑफ द कन्वेंस शैल कैरी अ कॉपी ऑफ टैक्स इनवॉइस या फिर बिल ऑफ सप्लाई इशूड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस जो ऊपर हमने पढ़े, राइट। इन केस वेयर सच पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड टू कैरी ई वे बिल अंडर दीज रूल्स।
तो अगर ई वे बिल किसी वजह से कैरी करना रिक्वायर्ड नहीं है तो भैया उस केस में भी फिर आपको या तो टैक्स इनवॉइस या फिर बिल ऑफ सप्लाई ट्रांसपोर्टर को अपने साथ कैरी करना पड़ेगा। ठीक है, तो कुल मिला के बड़ा ही छोटा सा टॉपिक था और लेंथी इसलिए क्योंकि सेम चीज़ बार बार रिपीट की जा रही है। तो आपको कैसे याद रखना है कि हाँ भैया अगर हम क्रेडिट नोट की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर बाकी तो सारी डिटेल्स आएगी, बस अमाउंट और ऐड हो जाएगा कितने अमाउंट का क्रेडिट है। डेबिट नोट की बात करें तो बाकी तो सारी डिटेल्स आएगी, उसके अंदर अमाउंट और ऐड हो जाएगा कितने अमाउंट का डेबिट नोट है, राइट। रिवाइज टैक्स इनवॉइस की बात करें तो भैया बाकी तो सारी डिटेल्स आएगी, जो ओरिजिनल इनवॉइस है उसकी डिटेल्स और ऐड हो जाएगी। पेमेंट वोचर की बात करें तो बाकी तो सारी डिटेल्स आएगी, उसके अलावा अमाउंट और ऐड हो जाएगा। तो सिस्टमेटिक वे में याद करोगे तो बहुत आसान है टॉपिक। ठीक है जी, और ये जो शुरुआत के 3 पेजेस हैं इस टॉपिक के, अगर वो याद कर लोगे तो लगभग मेरे ख्याल से सब कुछ याद हो ही गया आपको। चलिए नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को आगे करेंगे। टेक केयर।